डब्ल्यूएचओ की माने तो इंटरनेशनल रिपोर्ट ये बताती है कि हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक रोगी है। और कोरोना के बाद जब कोविड-19 आया तब से अभी तक इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। डब्ल्यूएचओ ने 2019 के बाद अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि 7 लाख से ज्यादा लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें 50 साल की उम्र से भी ज्यादा लोग शामिल हैं और जिनकी 20 से 25-30 साल की उम्र वाले लोग हैं उनकी भी संख्या 60,000 से ज्यादा है। आखिरकार लोग मानसिक रोगी कैसे बन रहे हैं और हम कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ देखा जाए तो समीर जी हैं और जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आज उनसे जानेंगे कि आखिर मानसिक रोगी जो व्यक्ति होता है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं और आखिर मानसिक रोग है क्या चीज। सर नमस्कार। आपने जो बात कही कोरोना के बारे में, और कोरोना से कई सारी मुश्किलें हमारी बढ़ गई हैं, कई सारे परिवर्तन हुए हैं हमारी जीवन शैली में। एक तरफ तो लोगों को ऐसे महसूस हुआ कि वो पिंजरे में कैद हैं, दूसरी तरफ हर चीज से भय का माहौल बन गया था कोरोना आने से पहले और कोरोना आने के बाद में। चाहे दवाई लेनी हो, चाहे किसी भी चीज की जरूरत हो, तो एक भय था कि ये चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं मैं छूट तो नहीं जाऊंगा। इस तरह से करके अलग अलग तरह के तनाव बने, लोगों की नौकरियां गई, लोगों को इंटरनेट पे काम करना पड़ गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, और एक तरह से एक झटका सा था जिससे लोगों को एडजस्ट होने का टाइम नहीं। अगर हो सकता है थोड़ा समय रहता और धीरे धीरे करके ऐसे बदलाव आते या जिंदगी में इस तरह के हमारे जीवन शैली रहती तो शायद इतना मुश्किल ना जाता। पर जो हुआ है उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मानसिक स्थिति जो एक व्यक्ति की होती है वह ये निश्चित करती है कि व्यक्ति का जीवन व्यापन कैसे होगा, उसकी बाकी सेहत कैसे अच्छी हो। और अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करते हैं तो हमें शरीर में अगर किसी अंग में कोई परेशानी होती है तो वो दिखाई देती है, लेकिन ये जो एक परेशानी है, मानसिक जो परेशानी होती है, वो दिमाग के अंदर है, व्यक्ति के अंदर है। और ऊपर से मुस्कुराहट होती है, ऊपर से कामकाज होता है, ऊपर से बातचीत होती है, तो पता नहीं चलता कि अंदर क्या तूफान दबा है और वो किस तरह से वो अपना रूप लेगा। और उससे मानसिक परेशानियों से आपको दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो केंद्र सबका ध्यान केंद्रित रहता है दूसरी बीमारियों पर, ना कि बजाय, और कई बार बजाय मानसिक भी हो सकती है। अच्छा सर, इस जो मानसिक बीमारियां हमने बहुत सारे देखे हैं, उसमें क्लास 1 ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, कई पुलिस अधिकारियों ने भी सुसाइड किया, अटेम्प्ट किया, कुछ फैमिली इश्यूज को लेकर के। तो कहीं इस मानसिक रोग में कहीं न कहीं फैमिली भी क्या उत्तरदायी बनती है? देखिए, फैमिली और रिलेशनशिप्स ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारी मानसिक स्थिति के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मनुष्य उस तरह का प्राणी नहीं है कि वो जैसे ही पंख मिल जाए, पक्षी आगे निकल जाए और उड़ के बाहर चला जाए, और जो पेरेंट पक्षी हैं वो अपनी जिंदगी अलग से बिता दें। ऐसा नहीं है। ये हाथियों के झुंड की तरह है कि पूरा परिवार साथ में चलता है। तो ये एक जो भाव होता है फैमिली का, वो ह्यूमन बींग्स में मैमल्स की जो पद्धति है उसके अनुसार है। बर्ड्स का जैसे कहा जाए तो उसमें पूरा का पूरा एक समुदाय साथ में चलता है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि जो हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारा माइंड जो बेसिकली वर्क करता है कि हमें ध्यान में नहीं आता ये, तो हम हमेशा अपने परिवार से या किसी और के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे कितना भी अकेले रहना चाहें, अपने आप में रहना चाहें। हमारी जो परवरिश होती है वो काफी साल तक, अब सोच लीजिए कि जिंदगी के 16, 17, 18 साल तक विदेशों में भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो ये एक जो तालमेल बनता है या तालमेल बिगड़ता है, ये दोनों चीजें यहाँ पे संभव है। और इम्प्रेशंस जो बचपन के हैं वो इम्प्रेशंस आगे कैरी ऑन करते हैं। और ये सबसे पहले इम्प्रेशंस कहाँ से आएंगे? आपके रिलेशनशिप से। कौन से रिलेशनशिप से? फैमिली रिलेशनशिप।
से। लेकिन जैसे आपने पुराने दिनों में देखा था कि बचपन में बच्चे लड़ते झगड़ते हैं भाई बहन, और आगे जाके बहुत ज्यादा उनमें प्यार होता है, तो वो एक एक पहलू है सिर्फ। बाकी भी कई सारे पहलू हैं जो कि जिंदगी में आगे चल के उजागर होते हैं, और जिनका कारण समझने के लिए हमें बचपन की तरफ जाना पड़ता है। फैमिली के ऊपर एक बड़ा दायित्व है, फैमिली के हर मेंबर का एक ध्यान रखा जाए। हर एक की अपनी सीमाएं बननी चाहिए, जिन्हें हम बाउंड्रीज कहते हैं। तो अगर हम हर रिश्ते की बाउंड्री को, हर रिश्ते की सीमा को समझें, हर एक की पसंद नापसंद को समझें और उसकी तरफ बारीकाई से ध्यान दें, तो काफी कुछ हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं और मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, इंडिविजुअल की नहीं, फैमिली की पूरी। इस तरह से अगर हम इस चीज को सही से नहीं कर पाते तो फैमिली डिस्कॉर्ड जब शुरू हो जाते हैं तो तनाव बहुत बढ़ता है। और वैसे ही एक्सटर्नल तनाव, आपकी नौकरी है, आपकी पढ़ाई है, आपकी रैंक्स है, महंगाई है, उसके बाद में आपका आसपास के पड़ोसियों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में रिश्ता है, मेल मिलाप है, उनके साथ आपके कैसे संबंध है, ये सब चीजें तो हैं ही। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज समय के पीछे हम दौड़ते रहते हैं और समय के अनुसार हम चलते रहते हैं, तो एक तनाव बनता है ज्यादा समय को भी फॉलो करने से। इन सब चीजों को देखते हुए फैमिली का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, एक चीज और आपसे जाननी है कि अगर हम जिस प्रकार से देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी समय सीमा पे कोई कार्य नहीं कर पाता है तो वो भी कहीं न कहीं डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो ऐसा आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे व्यक्तियों के लिए कि वो डिप्रेशन का शिकार भी ना बने और उनकी जीवन शैली भी अच्छी हो? देखिए, समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया तो आप थोड़ा सा सोच में पड़ गए, हल्का सा चौंक गए। तो ये समय का जो चक्र है ये जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण है, अच्छा है, लेकिन समय का तनाव या दबाव नहीं बनना चाहिए। तो या तो आप अपना प्लान सही कर लीजिए, या फिर आप अपने, अगर आप प्लान के मुताबिक या समझते की क्षमता नहीं है समय के साथ करने, तो आप समय को फ्लेक्सिबल करिए। जब आप फ्लेक्सिबल करेंगे समय को, आपको अपने आप अनुशासन तो होगा, लेकिन उसमें अनुशासन में फ्लेक्सिबिलिटी एक काफी बड़ा फैक्टर है जो कई बार हम नजरअंदाज कर जाते हैं, और इसके जो खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है ये काफी महंगा पड़ सकता है। सर, जो हमारे युवा हैं एक्चुअल में आज जिस प्रकार की परिस्थितियां कोविड के बाद आई हैं, क्योंकि जॉब भी आजकल ज्यादा नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोग और स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में 2 साल तक जब कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल सका तो वो भी एक बहुत बड़े डिप्रेशन का कारण रहा कि कोई आदमी जो फ्री होल्ड रहा हो अचानक उसको आप बंद कर दिए, फ्रीज कर दीजिए, तो उससे भी दिक्कतें होती हैं। तो जिस तरह से परिस्थितियां अभी झेल करके युवा निकले हैं कोविड के बाद, तो आप उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर कैसे क्रिएट करें जिससे वो दूसरों को भी डिप्रेशन का शिकार ना होने? आसपास का माहौल कैसे बनाए, ये काफी अच्छा सवाल है आपका। इसमें सबसे पहली बात है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने आप में, अपने अंदर में जाए, थोड़ा सा चाहे मेडिटेशन कर लें, चाहे अपनी हॉबीज में समय बिता लें, चाहे बाहर निकलना जरूरी है, घर के बाहर निकलना, खेलना, वॉक करना ये जरूरी है। अगर आप कोई सामुदायिक गेम खेल सकते हैं तो वैसा गेम खेलें, कोई टीम गेम खेल सकते हैं तो टीम गेम खेलें, और नहीं तो अकेले भी कर सकते हैं। लेकिन सब थोड़ा सा हल्के माहौल में होना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियसली इन चीजों को नहीं लेना चाहिए। एक्सरसाइज से और प्राणायाम से या योगा से आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो काफी कम हो जाते हैं, और अगर आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हों तो आपकी जो जब कोई बात करता है तो उससे, या कोई व्यवहार करता है आपके साथ, तो उसके साथ में आपकी प्रतिक्रिया होने की जगह आप एक रिस्पॉन्स देते हैं, और जब आप रिस्पॉन्स देते हैं तो काफी सकारात्मक माहौल बनता है। सकारात्मकता इस तरह की हमारी ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इसमें। डिप्रेशन अगर आप कहें तो डिप्रेशन एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। ये ऐसा नहीं है कि जनरली हम लोगों से बात करते हुए सुनते हैं डिप्रेशन बहुत कैजुअली बोला जाता है, तो डिप्रेशन
की स्टेज जो है ये काफी बाकी है, और डिप्रेशन की स्टेज में कई सारी चीजें हमें सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे या तो कोई व्यक्ति एकदम खामोश हो जाता है, या चिड़चिड़ा हो जाता है, थकान महसूस करता है, अकेला रहना पसंद करता है, या घर के अंदर ही बैठ जाता है, या एकदम बाहर चला जाता है, घर में आने की इच्छा नहीं रखता है। इस तरह के ये सिम्टम्स हैं, ये हल्के हल्के से पता चल सकते हैं, काफी दिनों तक ये दबे रह सकते हैं, और इन्हें अगर भांप लिया जाए तो आसपास में दोस्तों से मिलके वगैरह काफी फर्क पड़ता है। दोस्त अगर आपके अच्छे हों, अगर वो आपका हित चाहते हो, तो सबसे पहला आपका जो सिम्टम कोई पकड़ सकता है तो परिवार में के अलावा वो आपके दोस्त होते हैं। तो दोस्तों का बहुत बड़ा इसमें रोल है, प्लस दोस्तों के साथ में हंसना, खेलना, बैठना, मजाक करना, ये सब है। और इसी में एक परेशानी भी यह है कि मजाक करते करते कहीं वो मजाक किसी को चुभ जाता है, और जब वो चुभता है और डिप्रेशन की स्टेजेस में व्यक्ति होता है तो दिक्कत भी आ सकती है। तो इसलिए जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बाउंड्रीज बनाना बहुत आवश्यक है, और एक दूसरे का अगर आप सही में भला चाहते हैं तो उसमें अगर आप ध्यान से उनके बर्ताव में कोई चेंजेस आते हैं, अगर वो आप महसूस करते हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए कम से कम जाना ही चाहिए। होता यह है कि साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाना, जो कि आगे की स्टेज है, लोग समझते हैं कि एक सोशल स्टिग्मा है, जैसे कि बदनामी हो जाएगी। ये ऐसी बात नहीं। मेंटल हेल्थ, जैसे किसी को सर्दी जुकाम होता है, खांसी होता है, कोरोना होता है, कोरोना में तो ऐसा था कि परिवार भी हाथ नहीं लगा सकता है, कौन आपको हाथ लगा रहा है, क्या ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। तो उससे तो बेहतर है कि आप अपनी जो इश्यूज हैं, जो आपको कठिनाई महसूस हो रही है, वो किसी के सामने खुल के बात करें। तो आपका साइकोलॉजिस्ट जो है, काउंसलर जो है, वो आपका सबसे पहला मित्र बनता है, और आप विश्वास के साथ उनके पास जा सकते हैं। अगर आपकी कोई दोस्त को या फैमिली मेंबर को आपको महसूस होता है कि ऐसी कोई दिक्कत है, तो या ऐसा लगता है कि इन्हें शायद तनाव बढ़ गया है, तो उन्हें उनको मोटिवेट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, क्योंकि एक ट्रेंड व्यक्ति, एक एक्सपीरियंस व्यक्ति और एक एक्सपर्ट काउंसलर या एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट वही इन चीजों को डील कर सकता है। ये साधारणतः कोई मैसेज दे दिया आपने, कोई फिल्म देख ली, या एक भाषण अटेंड कर लिया, इससे ये सॉल्व होने वाला इशू नहीं है। इसीलिए ये हेल्थ के कैटेगरी में तो हमें ये चीज बहुत ध्यान से समझनी चाहिए, और मेंटल हेल्थ को नाजुकी से संभालना चाहिए, और इसे हल्के में नहीं लेना है। थैंक यू सर। जिस प्रकार से समीर सर ने आपको बताया, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति, जिस तरह से लक्षण उसके प्रकट होते हैं, इसलिए हम सबको आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, और कोशिश यही करना चाहिए कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलें और एक दूसरे का ख्याल रखें, और किसी को कोई बात बोलने से पहले ये जरूर देखें कि आखिर वो व्यक्ति इस सिचुएशन तक कैसे पहुंचा है। हमारी छोटी सी सावधानी किसी की जिंदगी को सकुशल और खुशहाल बना सकती है, इसलिए इस चीज को हमें भी ध्यान देना होगा। और शायद अगर किसी को ऐसी कोई दिक्कत है तो वो साइकोलॉजिस्ट और किसी भी अच्छे डॉक्टर या विशेषज्ञ से उसे मिलना चाहिए, क्योंकि उस पे इस तरह का कोई भी मिलने से कोई उसको समस्या नहीं होगी, और कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो होगा या साइकेट्रिस्ट जो होंगे वो हमेशा उसकी मदद करेंगे एज अ दोस्त की तरह। इसलिए मुझसे हम सब कोशिश यही करेंगे कि जितने भी देश में हमारे युवा इस चीज को देख रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि अगर उन्हें ऐसी कोई भी समस्या है तो वो आपस में, परिवार में, दोस्तों के बीच में सबके साथ शेयर करें। आपकी समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।